नमस्कार, वक्त हो गया है उत्तराखंड की खबरों का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। देहरादून से खबर है, जहां हायर एजुकेशन में एग्जाम को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने आज बैठक की। बैठक के बाद धन सिंह रावत ने कहा कि हायर एजुकेशन में एग्जाम की तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं दूसरे राज्यों से आने वाले छात्रों का कोरोना टेस्ट होगा और छात्रों को एग्जाम से पहले रिपोर्ट देनी होगी। साथ ही परीक्षा के समय कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। जो भी भारत सरकार के मानक हैं उनको अक्षर से हम पालन कर रहे हैं। और जो अदर स्टेट के बच्चे आएंगे उनको पहले सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि वो नेगेटिव हैं या नहीं। अगर वो कहीं भी अगर लगता है कि कोई दिक्कत है तो उनके एग्ज़ाम दोबारा बाद में करवाए जाएंगे। जो स्थानीय बच्चे हैं उनको भी चेकिंग करने के बाद ही हम परीक्षा में बिठाएंगे। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, यूजीसी का आदेश है, भारत सरकार का आदेश है, तो हमको अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षाएँ तो करानी पड़ेंगी। अगली बड़ी खबर भी देहरादून से है, जहां विधायक महेश नेगी यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग मामले में एक एसआईएस अब जांच करेगी। अभी तक मामले की जांच एसआई नीमा रावत के पास थी। बता दें कि महिला के एप्लीकेशन पर जांच ट्रांसफर की गई है। अब मामले की जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन स्क्वाड करेगी। महिला की तरफ से जो एप्लीकेशन दी गई थी उसमें उनके द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था कि इसकी जांच जो है थाने से बाहर किसी अन्य शाखा से कराई जाए। तो इसको एसआईएस शाखा जो हमारी है, जो मेनली इन्वेस्टिगेशन है उसी को देखने के लिए बनाई गई है, उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। जो एसपी क्राइम है उनको बताया गया है कि इसको ठीक से प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करवाएंगे और प्रयास ये रहेगा कि जो सही फैक्ट्स हैं उनके आधार पर समय से इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो। वहीं महेश नेगी यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग मामले में लगातार बयानों के लिए बुलाए जाने के बाद भी आरोपी महिला के पति दीपक कुमार ने पुलिस को अभी तक अपनी स्टेटमेंट दर्ज नहीं करवाई है। इसको देखते हुए अब देहरादून पुलिस ने दीपक कुमार की यूनिट में भी संपर्क किया है। वहीं नहीं आने पर कानूनी कार्रवाई की बात भी कही है। साथ ही पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले की फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। कई बार उसे बुलाया गया है, उसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन में वो नहीं आया है और कई यहाँ से लेटर्स भी भेजे गए हैं कि उसकी स्टेटमेंट्स काफ़ी नेसेसरी है इन्वेस्टिगेशन के लिए। और अभी जानकारी हमको मिली है कि उसने अपनी यूनिट में वापस ज्वाइन कर लिया है। तो जो इसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उनके द्वारा लेटर लिखा गया है, जो उनकी यूनिट इंचार्ज हैं, और उसको बताया गया है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन में स्टेटमेंट जो है मैंडेटरी है और इसलिए उनको जो है भेजा जाए ताकि इसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जा सके। और इसके बाद भी अगर नहीं आता है तो जो लीगल प्रक्रिया उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अब खबर ऋषिकेश से है, जहां केदारनाथ में तबियत बिगड़ने पर जिस तीर्थ पुरोहित को प्रशासन ने ऋषिकेश एम्स में इलाज के लिए एडमिट करवाया था, वो अब ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट में पहुंचकर धरना दे रहे हैं। बता दें कि तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी केदारनाथ में बीते 3 महीने से देवस्थानम बोर्ड और मास्टर प्लान के खिलाफ अर्धनग्न होकर धरने पर बैठे थे, जिसके कारण उनकी तबियत खराब हो गई थी, जिन्हें इलाज के लिए एम्स भेजा गया था। लेकिन वो इलाज के बजाय त्रिवेणी घाट पर धरना दे रहे हैं। 3 माह से केदारनाथ में अर्धनग्न की अवस्था में धरना दे रहा था और धरना देते देते मैं जो है अस्वस्थ हो गया। उसके बाद प्रशासन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। प्रशासन ने एयर एम्बुलेंस से जो है कि ऋषिकेश एम्स से मुझे लाया गया, वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट कर दिया गया। केदारनाथ धाम में भी लगातार कई तीर्थ पुरोहित देवस्थानम बोर्ड का विरोध कर रहे हैं। वहीं तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि प्रशासन उनसे सकारात्मक बातचीत नहीं कर रहा, जबकि जिला प्रशासन का कहना है कि तीर्थ पुरोहितों से 2 बार सकारात्मक बातचीत हो चुकी है, लेकिन वो धरना अपना खत्म नहीं कर रहे हैं। पुरोहितों का जो वर्तमान में धरना या प्रदर्शन वगैरह चल रहा है, उनसे 2 चरणों में हमारी वार्ता हो चुकी है। जो प्रशासन, जिला प्रशासन के स्तर पर संभव है उसके संबंध में उनको आश्वासन दिया गया है कि उन पर विचार करेंगे और जितना नियमों के अंतर्गत रहते हुए संभव है उनको हम लोग टेकअप करेंगे। जो मांगे उनकी शासन या राज्य सरकार के स्तर की है उनको राज्य सरकार तक पहुंचाया जाएगा। देहरादून से खबर है, जहां सचिव कार्मिक बीएस मनराल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कार्मिक विभाग के सेक्शन 1 और 2 अब सील कर दिए गए हैं। पीसी तिवारी का ऑफिस भी सील किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
सचिव कार्मिक BS मनराल कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद कार्मिक विभाग के सेक्शन 1 और 2 को सील किया गया है। PC तिवारी का ऑफिस भी सील किया गया है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की वजह से लगातार जब मामले सामने आ रहे हैं, सबसे अधिक हालत खराब है देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल की। राजधानी में कई ऑफिस आम जनता के लिए बंद कर दिए गए हैं। सचिवालय, DG हेल्थ ऑफिस और फिर कलेक्ट्रेट भी बंद कर दिया गया। RTO ऑफिस, MDDA, विधायक हॉस्टल, नगर निगम में भी आम आदमी की एंट्री बंद कर दी गई है। पुलिस हेडक्वार्टर में कुछ सेक्शन बंद किए गए हैं। सचिवालय के कार्मिक विभाग के 2 सेक्शन भी सील किए गए हैं। PWD ने भी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध का नोटिस चस्पा कर दिया है। एंट्री के लिए अपॉइंटमेंट लेकर आना पड़ेगा, जो ना कोई भी काम हो किसी का ना, तो उसके लिए अपॉइंटमेंट लेकर आना पड़ेगा। बिना अपॉइंटमेंट के एंट्री नहीं सर। एक दिन में क्योंकि 100 काम हो रहे हैं ना, जिससे भीड़ ना हो। समथिंग ट्रांसपोर्ट डॉट अपॉइंटमेंट, वहाँ पे जाएं, अपॉइंटमेंट लें। सुबह 8 बजे अपॉइंटमेंट खुलती है रोज़, और आई थिंक 15 दिन का विंडो है, 15 दिन का एक बार मिलता है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अब जनजीवन भी प्रभावित होने लगा है। कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की संख्या 25,000 के पार पहुंच गई है, तो लगातार कोरोना संक्रमण के जो केस हैं वो प्रतिदिन 800-900 के आसपास सामने आ रहे हैं। इससे लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। कलेक्ट्रेट से लेकर सेक्रेटरीट तक आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है। कई ऐसे ऑफिस भी हैं जहां कोरोना पॉजिटिव के केस नहीं आए, लेकिन ऑफिसों के बाहर एक बोर्ड चस्पा कर दिया गया है जिसमें आम जनता के लिए प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया है। इससे लोगों की मुश्किलें दुगनी बढ़ गई हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपनी फरियाद, अपनी समस्या को लेकर जाएं तो जाएं कहां। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। उत्तराखंड हेल्थ डिपार्टमेंट अब कोरोना पॉजिटिव कोविड पेशेंट के लिए एक और नई मेडिसिन आइबरमेक्टिन देने जा रहा है। DG हेल्थ ने सभी CMO को इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। कोविड पेशेंट के मामले में आइबरमेक्टिन के अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक आइबरमेक्टिन एल्बेंडाजोल दवाई की तरह काम करती है। 12 मिलीग्राम की उसकी एक टैबलेट है। आइबरमेक्टिन भी गोली है जो 12 मिलीग्राम की आती है, और उसको हम जो है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन, जो लोग भर्ती हैं या CCC में हैं, डॉक्टर देखते हैं और उनके प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही वो गोली खाई जाती है। और वो हमने दवाई, जो ये मेडिसिन है, वो सभी जगह हमने प्रोवाइड कर दी है। सभी CMO को आदेश भी जारी कर दिए हैं कि वो लोग कर लें। कोरोना पॉजिटिव होने के कारण 30 अगस्त से दून मेडिकल कॉलेज में भर्ती बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत आज रिलीव कर दिए गए हैं। दून हॉस्पिटल के मुताबिक बंशीधर भगत अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। अगले 10 दिन वो अपने घर पर होम आइसोलेशन में रहेंगे। खबर ऋषिकेश से, जहां राज्य मंत्री ज्ञान सिंह नेगी का आज निधन हो गया। आज सुबह जॉली ग्रांट हॉस्पिटल में उनका निधन हुआ। सांस लेने में दिक्कत के चलते उन्हें एडमिट कराया गया था। कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे ज्ञान सिंह नेगी, होम आइसोलेशन में थे राज्य मंत्री ज्ञान सिंह नेगी। कोरोना संक्रमण के केस लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन ना तो लोगों को कोरोना की परवाह है और ना ही पुलिस प्रशासन नियम फॉलो करवा पा रहा है। देहरादून में रसपना पुल पर सुबह सवेरे मजदूरों की भारी भीड़ जुटती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 1-2 नहीं बल्कि कई मजदूर हैं जो बिना मास्क के खड़े हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो आप भूल ही जाइए। चमोली के गौचर स्थित PHC सेंटर से कोरोना संक्रमित निकलने के बाद से लापता दंपत्ति का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस का कहना है कि कोरोना संक्रमित की तलाश की जा रही है। सोमवार को दिल्ली से एक परिवार जोशीमठ आ रहा था। इसी दौरान गौचर पोस्ट पर चेकिंग के बाद इन लोगों का एंटीजन टेस्ट किया गया, जिसके जैसे ही दंपत्ति की कोरोना पॉजिटिव की खबर मिली, वैसे ही दंपत्ति अपने दोनों बच्चों के साथ पुलिस को चकमा देकर लापता हो गया। अब पुलिस पूरे परिवार की तलाश कर रही है। बॉर्डर पे 4 लोगों को रोका था, दिल्ली से आए थे कोई। ये जब इनकी प्लाज्मा टेस्ट पॉजिटिव आया था, तो इसके बाद ये लोग ये बद्रीनाथ के लिए आए थे। उसके बाद प्लाज्मा टेस्ट पॉजिटिव आने पर इनको क्वारंटीन हेतु कहा गया, लेकिन ये अपनी गाड़ी लेकर के वापस चले गए।
उत्तरकाशी वन प्रभाग क्षेत्र में आने वाले दयारा बुग्याल, गिडारा बुग्याल, डोडीताल, लमखागा के भ्रमण पर लगी रोक हटा ली गई है। ये रोक बीते 18 मार्च को लगाई गई थी। उत्तरकाशी वन विभाग की ओर से संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए थे, लेकिन कोविड-19 के दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। केंद्र सरकार ने जो अनलॉक 4 जो है वो गाइडलाइंस निर्गत की हैं और राज्य सरकार की भी जो गाइडलाइंस आई है उसी के क्रम में टूरिज्म डिपार्टमेंट से जो है हमने उनकी संस्तुति मांगी थी। उस संस्तुति के आधार पे जो है हमने सभी ट्रैक रूट्स को खोल दिया है। हाँ, लेकिन ये बात है कि जो भी कोविड-19 गाइडलाइंस की जो प्रक्रिया रहेगी, जो दिशा निर्देश रहेंगे उसका समस्त को जो है अनुपालन करना होगा। हरिद्वार के ट्रैवल कारोबारियों ने सरकार के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। इन कारोबारियों ने डमरू बजाकर राज्य सरकार को जगाने की कोशिश की, तो वहीं हरिद्वार पहुंचे कांग्रेस के नेता किशोर उपाध्याय ने ट्रैवल कारोबारियों के प्रदर्शन को समर्थन दिया और खुद भी डमरू बजाने लगे। ट्रैवल कारोबारियों ने कोरोना के कारण आ रही दिक्कतों को उनके सामने रखा और एक ज्ञापन सौंपा। जब व्यापार ही नहीं चल रहा है तो कहाँ हम ड्राइवरों को पाल पाएंगे और कहाँ उनके परिवार को देख पाएंगे, जिससे कि हमारे साथ सिर्फ ड्राइवर ही नहीं है, मिस्त्री भी है हमारे साथ, टायर वाला भी है, पंचर वाला भी है, सब जुड़े हुए हैं। नहीं तो जो है वो जो यहाँ पर हमारे भोले शंकर बैठे हुए हैं उनकी दृष्टि अगर थोड़ा सा भी टेढ़ी हो गई तो न इनकी यहाँ सरकार रहेगी न दिल्ली में सरकार रहेगी, इसलिए समय पर चेत जाए। मैं ये चेतावनी इस डमरू के माध्यम से। हल्द्वानी से खबर है, जहां लड़की के अपहरण पर हंगामा करना भारी पड़ गया। लालकुआं थाने में हंगामा करने वाले 52 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। शनिवार को लड़की के अपहरण पर यहां थाने का घेराव इन लोगों ने किया था। बीजेपी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष के खिलाफ भी एफआईआर हुई है। एफआईआर से पुलिस के खिलाफ लोगों में नाराजगी है। अल्मोड़ा जेल में एक विचाराधीन कैदी की मौत हो गई। कैदी राजेश कुमार सक्सेना छात्रवृत्ति घोटाले में कुछ ही महीने पहले यूपी के हापुड़ से गिरफ्तार किया गया था। राजेश कुमार सक्सेना हापुड़ के तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी थे। सुबह तबीयत बिगड़ने पर जेल प्रशासन उन्हें अस्पताल ले गया, जहां उनकी मौत हो गई। ये राजेश कुमार सक्सेना नाम का व्यक्ति है, ये लखनऊ का रहने वाला है। तो इसको जो SIT की जाँच हुई थी छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर, तो हापुड़ में मोनाड यूनिवर्सिटी है, उसमें उस तत्समय वो हापुड़ का जिला समाज कल्याण अधिकारी था। कोटद्वार के पुलिंडा गांव में आवारागर्दी रोकने के लिए गांव की महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। घूमने और पार्टी के नाम पर कोटद्वार से बड़ी तादाद में लड़के लड़कियां पुलिंडा रोड पर पहुंचकर अराजकता पैदा करती हैं। इन सब से परेशान होकर गांव की महिलाओं ने गांव में मौज मस्ती करने की चाह में आने वाले लोगों को रोकने के लिए पहरा देना शुरू कर दिया है। वहीं महिलाओं के इस कदम के बाद अब प्रशासन भी मुस्तैद हुआ है और गांव में पुलिस की गश्त बढ़ाई गई है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले वहां पर एक औचक निरीक्षण और छापेमारी की गई है, जिसमें अनेक इस तरह के व्यक्ति संज्ञान में आए हैं, उनको चिन्हित भी किया जा रहा है। इसके अलावा चूंकि वर्तमान में कोरोना का भी कोरोना काल भी जारी है, तो इसको देखते हुए वहां पर जो बिना मास्क के या प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का अनुपालन नहीं कर रहे थे, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है पुलिस के द्वारा भी और राजस्व विभाग के द्वारा भी, और इनके प्रॉपर चालान भी किए। नगर निगम रुड़की द्वारा शहर में करवाए जा रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। वहीं अब नगर निगम ने IIT रुड़की को खत लिखा है, जो कार्यों की गुणवत्ता की जांच करेंगे, जिससे ठेकेदारों की मनमानी पर रोक लग सकेगी। हो रहे हैं वो अच्छी गुणवत्ता के हों और उनकी जो क्वालिटी है वो सही बनी रहे, उसको जांच करने के लिए विभिन्न तरह की संस्थाएं होती हैं जो जांच करती हैं। तो सबसे अच्छी संस्था हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि रुड़की में IIT नाम की संस्था यहाँ पर है और CBRI है। तो अभी हमने निर्णय लिया है, नगर आयुक्त महोदय ने चिट्ठी भी लिखी है IIT के डायरेक्टर को कि IIT से हम इसकी जाँच कराएँ, ऐसे महापौर महोदय ने भी कहा था और नगर आयुक्त महोदय ने इसके लिए लिख दिया है। ऋषिकेश एम्स में दिल के मरीजों के लिए अच्छी खबर है। हार्ट के पेशेंट्स में पेसमेकर इम्प्लांटेशन के लिए अब एम्स में नई तकनीक की सुविधा शुरू हो गई है। डॉक्टरों का कहना है कि ये तकनीक हृदय रोग के उन मरीजों के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक है जिनकी पल्स रेट कम होती है, और इस तकनीक से किए जाने वाले इलाज में मरीज को भविष्य में हार्ट फेलियर का खतरा नहीं रहता। पेसमेकर इम्प्लांटेशन किया है, जो कि अपने आप में अनूठा है। पूरे उत्तराखंड में ये पहली बार किया गया है और जो आयुष्मान भारत की स्कीम है
उसमें भी ये पहला प्रयास है कि राइट वेंट्रिकुलर कैविटी में हम लोग ट्रेडिशनल पेस मेकिंग करते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी में जो हार्ट का अपना इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसमें पेसिंग की गई है। कॉर्बेट से 5 बाघों को राजाजी भेजा जाना है, जिसकी तैयारी भी चल रही है। इसके लिए कॉर्बेट प्रशासन ने बफर जोन में रह रहे 5 बाघ चिन्हित कर लिए हैं। बारिश के मौसम के बाद इन बाघों को ट्रैंकुलाइज कर राजाजी शिफ्ट किया जाएगा। राजाजी में शिफ्ट कर बाघों की संख्या को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। एनटीसीए द्वारा 5 टाइगर जो है कॉर्बेट लैंडस्केप से ट्रांसलोकेट करके राजाजी के वेस्टर्न जोन में छोड़ने के लिए एनटीसीए द्वारा उसको अप्रूवल दे दिया गया है। और इसमें 5 जो टाइगर हैं उनका आइडेंटिफिकेशन का वर्क भी काफ़ी एडवांस स्टेज में है। कोरोना के चलते भले ही बॉलीवुड में कामकाज खासा प्रभावित रहा हो, लेकिन उत्तराखंड में सिने जगत से जुड़े कलाकारों ने इस समय का बेहतरीन इस्तेमाल किया है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। कोविड-19 के संक्रमण से भले ही सब कुछ ठप सा हो गया हो, लेकिन बॉलीवुड से जुड़े उत्तराखंड के कलाकारों ने घर वापसी को सार्थक साबित किया। नेशनल अवार्ड विजेता शालिनी शाह के निर्देशन में बीते 1 महीने से पहाड़ों में फिल्म की शूटिंग की जा रही है। फिल्म के अधिकांश हिस्सों को मुक्तेश्वर में शूट किया गया है। फिल्म बेटी पैदा होने के बाद बेटे की चाह पाले कपल्स पर फोकस है। उत्तराखंड के परिवेश में, पहाड़ के परिवेश की कहानी है। छोटी जगह, छोटे कस्बे की भटेलिया में हमने इसे शूट किया है, मुक्तेश्वर के पास में। और लिंग को लेकर के, जैसे कन्या शिशु के लिए हम लोग संवेदनशील नहीं होते हैं। पहाड़ की खूबसूरत वादियों में 90% शूटिंग पूरी हो चुकी है। 3 इडियट्स और पीके जैसी चर्चित फिल्मों के सिनेमेटोग्राफर राजेश शाह भी इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। यही नहीं, विजेंद्र काला, रचना बिष्ट, नेहा गर्ग और चंदन बिष्ट जैसे राष्ट्रीय कलाकार भी अपना रोल अदा कर रहे हैं। शायद मेरी डेट की वजह से बहुत जल्दी शुरू करना पड़ गया। मतलब हर एक को चाहिए था वक्त, और वक्त चाहिए भी होता है। लेकिन शालिनी मेरी डायरेक्टर इतनी ज़्यादा वो थी कि मैं रहूं, तो मेरे होते ही सब धड़ 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 और एक अच्छी फिल्म बन गई। बहरहाल पहाड़ से जुड़े कलाकारों की ये कोशिश राज्य में फिल्म उद्योग की संभावनाओं को और भी बढ़ाएगी। साथ ही साथ यहाँ के लोगों में फिल्मी दुनिया को लेकर एक जुड़ाव भी पैदा करेगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और देहरादून से आज की बड़ी खबर आपको बता दें, अब आसान नहीं होगी रिटायर्ड कर्मियों की पुनर्नियुक्ति। मुख्य सचिव के निर्देश पर कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं। बिना कार्मिक विभाग के अनुमति नहीं होगी। पुनर्नियुक्ति प्रस्ताव देने वाले विभाग को पहले प्रमाण पत्र देना होगा। प्रमाण पत्र में लिखना होगा कि विभाग का कोई भी अधिकारी अपने दायित्व के निर्वहन में सक्षम नहीं है, इसीलिए वापस से रीजॉइनिंग कराई जा रही है और बिना कार्मिक विभाग के परमिशन के पुनर्नियुक्ति नहीं हो पाएगी। सुनील नाप्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील नाप्रभात, जरा इस आदेश के मायने समझाएं। देखिए अपर्णा, 2012-13 में एक आदेश जारी हुआ था पुनर्नियुक्ति को लेकर, जिसमें कहा गया था कि किसी भी विभाग में कुछ विशेष परिस्थितियों में मान लिया जाए कि कोई टेक्निकल एक्सपर्ट है और उसकी विभाग को जरूरत है तो उनकी पुनर्नियुक्ति की जा सकती है। ये आदेश 2013 के आसपास जारी हुआ था, लेकिन बाद के सालों में इसका लगातार दुरुपयोग होने लगा और शासन का कहना है कि कई मामलों में ये भी देखा गया कि समूह ग और घ के जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, रिटायर्ड अधिकारी हैं, उनको भी लगातार पुनर्नियुक्ति दी जाने लगी, एक परंपरा से बन गई। शासन ने अब जाकर इस पर ब्रेक लगाया है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कड़े निर्देश जारी किए हैं कार्मिक विभाग को कि तत्काल ऐसे लोग जहां भी जिन विभागों में भी ऐसी पुनर्नियुक्तियां हो रही हैं उन पर रोक लगाई जाए और बाकायदा एक आदेश जारी करके कहा गया है कि यदि कोई विभाग कार्मिक विभाग को प्रस्ताव भेजता है पुनर्नियुक्ति के लिए तो उसे साथ साथ ये प्रमाण पत्र भी देना होगा कि उनका पूरा विभाग, पूरा स्टाफ अयोग्य है, वो काम नहीं कर सकता, लिहाजा उनको पुनर्नियुक्ति की आवश्यकता है किसी नए अधिकारी के रूप में। तो ये जाहिर सी बात है कि ऐसा कोई भी लिखकर नहीं देगा, इसीलिए ये गंभीर एक निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि यदि कोई कार्मिक विभाग को बाईपास कर ऐसी नियुक्तियां करता है तो एक गंभीर कदाचार इसको माना जाएगा
और जब ये मामला अगर संज्ञान में आएगा तो जिन अधिकारियों ने उनकी नियुक्ति की, उनके वेतन भत्तों, उनकी सैलरी से वो तमाम जो खर्चे हुए वो उनसे काट लिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया सुनील प्रभात आपका इस जानकारी के लिए। उत्तराखंड में घराट परंपरा सदियों से चली आ रही है, जो भले ही अब कम होती जा रही है, लेकिन अब भी कई गांव ऐसे हैं जहां घराट में ही अनाज पिसवाया जाता है। घराट उत्तराखंड की ऐसी विरासत है जो अब सिर्फ लोगों की यादों में ही रह गई है। घराट पहाड़ों में परंपरागत रूप से एक प्रकार का जल संचालित यंत्र होता है जो अनाज पीसने के काम आता रहा है। हालांकि अल्मोड़ा के कई गांवों में आज भी ये परंपरा जीवित है। मशहूर क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की लुआनी गांव में भी आज भी लोग घराटों से ही अपना अनाज पिसवाते हैं। लुआनी समेत अब भी कई ऐसे गांव हैं जहां लोग अब भी घराट का ही प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ के लोगों ने तो आटा चक्की भी नहीं देखी है। गांव में जो है ये नदी नजदीक होने के कारण और पंचक्की जो है नदी घाट है और घाट का ही आटा लेते हैं। और हमारे गांव में आज तक चक्कियां लगी नहीं है, तो जो बिजली की चक्की होती है वो हमने देखी भी नहीं है। नहीं, हमारे घर में गांव में घट ही है, हम घट का ही आटा खाते हैं। चक्की नहीं देखी हमने। अच्छा होता है घट का आटा। उत्तराखंड में आज भी 18,000 से ज्यादा घराट पंजीकृत है। कभी हर गांव में 1 या 2 घराट हुआ करती थी, लेकिन अब ये घराट परंपरा अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। एक दौर में इन्हीं घराटों में ही लोग अनाज पिसवाने आते थे, लेकिन समय के साथ घराटों का स्थान पंचक्की ने ले लिया और धीरे धीरे इनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। अगर हम घराटों की बात करते हैं, उत्तराखंड में 18,476 घराट जिला पंचायत में रजिस्टर्ड हैं प्रत्येक जनपद में। और अगर हम कुमाऊं की बात करते हैं 11,139 रजिस्टर्ड हैं और इनमें से 3 प्रकार के घराट होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी के गांव में आज भी चक्की पीसने का काम नहीं होता। यहाँ घराट से ही जो है गेहूं सहित अन्य अनाज पीसकर गाँव के लोग खाते हैं। किशन जोशी, न्यूज़ 18, लुआली, अल्मोड़ा। रामनगर के परतामपुर रेंज में एक हाथी ने युवक को कुचल दिया, जिससे युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक सोमवार शाम को अपने खेत पर गया था। जब देर रात नहीं लौटा तो परिजनों ने तलाश शुरू की। आज सुबह युवक का शव खेत में मिला, जिसे हाथी ने कुचलकर मार दिया था। कितने मीटर चाहिए भैया? रुद्रपुर के शांति विहार कॉलोनी में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक 8 फीट लंबा अजगर दिखाई दिया, जहां वायरल वीडियो की भीड़ में लोगों को अजगर के साथ फोटो खींचने और उसे छूने की होड़ दिखी है। भीड़ के बीच हल्की सी लापरवाही किसी के भी जान पर भारी पड़ सकती थी। वहीं नहीं, भीड़ में से कुछ लड़के अजगर को देखने के लिए हाथापाई भी करते हुए दिख रहे हैं। लोगों की सूचना पर पहुंची वन विभाग ने अजगर को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। वहीं चमोली से दिल दहला देने वाली एक तस्वीर सामने आई है, इस रिपोर्ट में देखिए। चमोली से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। हमेशा शांत रहने वाला एक भालू अचानक हमलावर हो गया और एक युवक पर उसने हमला कर दिया। आप भी देखिए भालू ने किस तरह युवक को जकड़ा हुआ है। भालू लगातार युवक के चेहरे पर हमला करता दिख रहा है। आपको हम वो तस्वीर भी नहीं दिखा सकते, लेकिन भालू के हमले में युवक का चेहरा बुरी तरीके से बिगड़ गया है। हालांकि इस दौरान वहां पर कई लोग मौजूद थे जो उसे भगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मानो भालू युवक को मारने की कोशिश में लगा रहा। घायल युवक को किसी तरह लोगों ने भालू से छुड़ाया और अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा है, लेकिन युवक का चेहरा बुरी तरीके से बिगड़ गया है। इसके बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। चमोली के कई इलाकों में भालू का आतंक लगातार देखा जा रहा है और अब तक कई लोगों की जान भी ली जा चुकी है। वहीं बताया जा रहा है कि हमला करने वाले भालू को भी गुस्साए लोगों ने भालू को भी मार डाला। बुलेटिन में अब बात एक आवारा सांड की, जो राहगीरों के लिए खतरा बना हुआ है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए।
उत्तराखंड के खटीमा में सड़कों में घूम रहा आवारा सांड बाजार आ रहे राहगीर के लिए खतरा बना हुआ है। खटीमा बाजार से आए एक वायरल वीडियो में सांड सड़क पर चलते एक स्कूटी सवार पर अचानक हमलावर हो जाता है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे बार बार सांड स्कूटी सवार पर हमला कर रहा है। वहीं कई लोग उसे डंडे से डराकर भगाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। लोगों के डराने के बावजूद आवारा सांड लगातार स्कूटी पर हमला कर रहा है। खटीमा में आवारा सांडों की भरमार है और इस तरह की तस्वीरें पहले भी आती रही हैं। लोग आवारा सांडों से परेशान हैं। कई बार ये सांड रेडी लगाने वाले दुकानों को अपना निशाना बनाते हैं तो कभी राह चलते राहगीरों को। वहीं इस खूनी सांड से भी लोग लगातार परेशान हैं और हमेशा इसके रास्ते में आने से बचते हैं। जब सांड ने स्कूटी सवार पर हमला किया तो वहाँ कई लोग मौजूद थे, इसे भगाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन सांड नहीं भागा। हालांकि कुछ देर बाद सांड खुद चला जाता है, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली।